नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा सिंह स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस YouTube चैनल लर्निंग बेसिक इकोनॉमिक्स विद ऋचा मैम में। जैसा कि हमने प्रीवियस कुछ वीडियोस के साथ एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को स्टडी कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है G7 या ग्रुप ऑफ 7। तो आज हमें इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है थोड़ा सा। देखिए, G7 स्टैंड्स फॉर द ग्रुप ऑफ 7, यानी कि 7 कंट्रीज का ये ग्रुप है, रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ 7 हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस। तो जो हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड है या कहना चाहिए जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया है जिसको G7 या ग्रुप ऑफ 7 कहा जाता है। और जो मेंबर्स हैं इस ग्रुप के वो हैं फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूके, यूएस, जापान और कनाडा। ये क्योंकि 7 कंट्री हैं, G7 नाम से ही हमें पता चल रहा है ग्रुप ऑफ 7, यानी कि जो 7 है वो इंडिकेट करता है द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ग्रुप। तो 7 मेंबर्स हैं जिन डेवलप्ड कंट्रीज के या हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री के जिन्होंने इसको स्टार्ट किया है। लेकिन क्या ये ग्रुप शुरू से 7 मेंबर्स का ही था? आंसर इज नो। स्टार्टिंग में 1975 में 75 में 6 कंट्रीज थे जिन्होंने मिलकर इनफॉर्मली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का डिसीजन लिया और इस ग्रुप को बनाया। उस टाइम इसमें 6 मेंबर्स थे केवल, यानी कि जो कनाडा है, कनाडा उस टाइम इसमें नहीं था। तो मेंबर्स हमारे कौन से थे? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस। इन 6 देशों ने मिलकर इस ग्रुप को बनाया और स्टार्ट किया। उसके 1 साल बाद फिर यहाँ पर कनाडा भी इसमें आ गया। तो 1976 में कनाडा भी इस ग्रुप का एक मेंबर बन गया। इसके बाद यूरोपियन यूनियन जो EU है, इसके मेंबर्स ने, यानी कि इस ग्रुप ने भी इसकी मीटिंग्स को अटेंड करना स्टार्ट कर दिया 1977 से। लेकिन ये मेंबर नहीं है वो G7 का, लेकिन उसने इसकी मीटिंग्स में आना है, उसको अटेंड करना भी स्टार्ट किया था। तो जब 7th मेंबर या कनाडा इसमें जुड़ गया तब ये बना G7। और उससे पहले जब तक सिर्फ 6 कंट्रीज थे तब तक इसका नाम G6 के नाम से ही था। तो ये स्टार्ट हुआ तब G6 था, कनाडा 1 साल बाद इसमें आया और ये G7 में कन्वर्ट हो गया। अब कुछ सालों बाद यानी कि 1998 में रशिया भी इसमें एंटर कर गया। तो रशिया ने जब ग्रुप में एंटर किया तो ये ग्रुप हमारा फिर G8 के नाम से फेमस हो गया, या ये G8 बन गया, क्योंकि अब जो मेंबर्स हैं इसमें वो 8 मेंबर्स हो गए थे। लेकिन जो रशिया की मेंबरशिप थी वो ज़्यादा लंबी नहीं चली। 2014 में 2014 में इसकी मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया गया या इसे ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया। एक्चुअली एक थोड़ा मुद्दा हुआ था, क्रीमिया एरिया है एक, जिस पर कि रशिया और यूक्रेन दोनों ही अपना दावा करते रहे हैं। और 2014 में इसने अपने ट्रूप्स को या सेना को वहां पर भेज दिया था और क्रीमिया को अपने अंदर यानी कि रशिया में ही मिला लिया था। हालांकि इसकी हिस्ट्री पहले काफ़ी रही है कि 1783 से ये पार्ट रशिया का ही था, जिसको कि 1954 के बाद यूक्रेन को दे दिया गया था। तो वो सब उसकी हिस्ट्री है। लेकिन फाइनली ये हुआ कि 2014 में रशिया ने उस पर कब्जा कर लिया, या कहना चाहिए उसे आज़ाद करा दिया यूक्रेन से और अपने में उसको मर्ज कर लिया। लेकिन इस चीज़ को इंटरनेशनल टेरिटरीज का उल्लंघन माना गया, या नियमों का उल्लंघन इसको क्योंकि माना गया, तो उस रीज़न से रशिया को G7 या G8 की मेंबरशिप से बाहर निकाल दिया गया और दोबारा से ये ग्रुप G7 में कन्वर्ट
हो गया, जो अब तक G7 ही है। तो लास्ट मेंबर जो ऐड हुआ उसमें वो भी रशिया ही था, और लास्ट मेंबर जिसको निकाल दिया गया वो भी रशिया ही था। तो अगेन इट इज G7। और जब इसको निकाला गया उस साल जो इसकी समिट होनी थी वो भी रशिया में ही होनी थी, लेकिन क्योंकि रशिया को निकाल दिया गया तो उस समिट को फिर 2014 में जो थी उसको कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं इसको क्यों बनाया गया। एक्चुअली जो ये पावरफुल कंट्रीज थे या पावर्स थे, मेनली इसमें यूरोपियन पावर्स ही हैं, हालांकि अमेरिकन, यूरोपियन और एशिया के भी कंट्रीज हैं। तो इन पावर्स को एक स्टेज चाहिए था, एक वेन्यू चाहिए था जहां पर वो इकोनॉमिक कंसर्न्स को डिस्कस कर सकें, या जो मुद्दे हैं बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल के उन पर, या ग्लोबल जो मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, उन पर वो डिस्कशंस एक फोरम पे आके कर सकें। तो यहाँ पर उन्होंने ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज और इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल सिक्योरिटी, इन दोनों मुद्दों को बहुत इम्पोर्टेंस दी, और जिन पर कि इनके समिट्स होते रहते हैं, और ये इनके मेन मुद्दे थे कि जिन पर हम अपने डिस्कशंस यहाँ पर करेंगे। जैसे 1970s के जो सबसे ज़्यादा मेन या कहना चाहिए चर्चा में इश्यूज रहे थे वो ग्लोबल ऑयल क्राइसिस था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, जिस पर इनके समिट्स या इनके डिस्कशंस बहुत फेमस हुए। इसके बाद और भी बहुत सारे इश्यूज थे और भी बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर कि टाइम टू टाइम ये लोग अपने व्यूज देते रहे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है टेररिज्म से रिलेटेड है, या इकोनॉमिक चेंजेस इन सोवियत कंट्रीज है, आर्म्स कंट्रोल है, स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स है। हालांकि बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो ज़्यादा चर्चा में रहे, वो मुद्दे यही हैं। अब अगर हम इसकी बात करें कैसी संस्था है, तो G7 एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन नहीं है। इसको मैंने पहले भी कहा, 6 कंट्रीज ने मिलकर एक इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में इसको बनाया था। तो ये क्योंकि इनफॉर्मल है, कहना चाहिए फॉर्मल इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो ना ही इसका अपना कोई संविधान है, चार्टर है, ना ही इसका कोई हेडक्वार्टर है, ना इसका कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑफिस है। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी उसका फिक्स चीज़ें यहाँ पर बनाई हुई नहीं है। जो इसके समिट्स होते हैं वो एनुअल बेसिस पर होते हैं और हमेशा 2 दिवसीय है, यानी कि 2 दिन का समिट होता है, और ये इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्हीं के अंदर एक रोटेशनल बेसिस पर उसके समिट्स होते रहते हैं, एक के बाद एक कंट्री के अंदर। और इसके साथ एक तो ये फॉर्मल इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसका अपना हेडक्वार्टर और ऑफिस नहीं है, इसके जो समिट्स हैं वो रोटेशनल बेसिस पे कंट्रीज में होते रहते हैं, और प्रेसिडेंसी जिस कंट्री को मिलती है जिस साल की, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने देश के अंदर इसको आयोजित करने का और सबको इनवाइट करने का। और इसके साथ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो डिसीजंस होते हैं G7 के, वो एक सजेशन के फॉर्म में होते हैं, सजेशन की तरह दिए जाते हैं। कोई भी कंट्री बाध्य नहीं होता है उन डिसीजंस को मानने के लिए। अब जब हमने इस स्लाइड को देखा तो हमें ये लगा कि ये तो कोई बहुत इम्पोर्टेंट संस्था नहीं है, ना फॉर्मल है, ना ही इसके बाध्यकारी निर्णय होते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको इतना हल्के में नहीं ले सकते। रीज़न बीइंग कि ये जो G7 कंट्रीज हैं, these consist of 10% of world's population, only 10%, while 40% of world's total GDP। तो इनकी पावर का अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि पॉपुलेशन तो इनके पास पूरे वर्ल्ड की केवल 10% है, लेकिन जो GDP में इनका कंट्रीब्यूशन है वो 40% है, यानी कि ये विश्व के सबसे ज़्यादा प्रभावशाली देशों में आ जाते हैं। इसके अलावा जो विकासशील देश हैं उनको अक्सर फंड्स की ज़रूरत रहती है, तो जो फंड्स प्रोवाइडर हैं या प्रोवाइड करने वाले कंट्रीज़ हैं वो मेनली यही देश होते हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल और बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर भी इन्हीं देशों का प्रभाव सबसे ज़्यादा है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो,
IMF हो, यूरोपियन यूनियन हो, UNO हो, इनमें इन्हीं देशों का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो जो इनकी मीटिंग्स होती हैं या जो समिट्स होती हैं, हम उनको हल्के में नहीं ले सकते, और जब ये होती हैं तो पूरे विश्व की नज़र उस पर रहती है कि इनमें क्या डिसीजन लिया जा रहा है। तो ये कोई छोटी चीज़ें नहीं होती हैं। इसके बाद अगर हम इसके समिट्स को देखें तो क्योंकि 1975 में इसको बनाया गया था या इसका गठन हुआ था, तो फर्स्ट समिट भी इसकी तभी होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ समिट इसकी एनुअल बेसिस पर है, हर साल इसकी समिट होती है जो कि 2 दिवसीय या 2 दिन की रहती है। रिसेंटली जो इसकी समिट हुई है वो 45th यानी कि 45वीं बैठक है जो 2019 में बियरिट्ज फ्रांस में आयोजित की गई थी। इससे पहले 2018 में कनाडा में हुआ था, लेकिन 2019 की फ्रांस में हुई। और इस समिट की जो थीम थी वो थी कम्बैटिंग इनइक्वालिटी। और इस समिट की जो विशेष बात थी वो थी कि इंडिया को उसमें स्पेशल इनवाइटी के फॉर्म में बुलाया गया था या इनवाइट किया गया था। तो हालांकि जो इसका जो ये संस्था है, इसका ये प्रक्रिया रही है कि हर बार कुछ देशों को, जो इसके मेंबर्स हैं वो तो इसमें ज्वाइन करते ही हैं, लेकिन कुछ और देशों को भी उसमें स्पेशल इनविटेशन दिया जाता है। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया जाता है। तो इस बार का विशेष उसका जो हमारे लिए रही बात वो यही थी कि इंडिया भी इसका मुख्य अतिथि रहा है। और उसमें भी अच्छी बात यह है कि जब मोदी जी वहां पर गए तो उनका बहुत भव्य स्वागत वहां पर किया गया। तो जो स्पेशल इनवाइटीज थे इस बार इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, अफ्रीका, सेनेगल, ईरान और रवांडा रहे थे। तो यहाँ पर इंडिया को क्योंकि इसमें विशेष रूप से इनवाइटी के फॉर्म में बुलाया गया, तो ये चीज़ भारत के लिए एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर बनकर सामने आई, जो इंडिया की बढ़ती ताकत को या शक्ति को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो इनविटेशंस दिए जाते हैं, हमेशा जो होस्ट करने वाला कंट्री होता है उसके प्रेसिडेंट सबको इनविटेशन देते हैं। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट ने ये इनविटेशन भारत को दिया था। और यहाँ पर हर देश से जो व्यक्ति भेजे जाते हैं या ज़मीनी तौर पर जो मीटिंग को अटेंड करते हैं या वहाँ पर मुख्य भूमिका कहना चाहिए जो वहाँ पर निभाते हैं, उनको कहा जाता है शेरपा। तो भारत की तरफ से जो शेरपा वहाँ पर थे या PM मोदी की तरफ से जो शेरपा थे मोदी के लिए, वो थे सुरेश प्रभु, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर। इसके बाद एड्रेसिंग स्पीच जो वहाँ पर दी गई वो भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई। और जो इश्यूज या जो डिस्कशंस वहाँ पर हुए उनका टॉपिक्स थे क्लाइमेट चेंज, इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ ओशियंस, चेंजेस इन डिजिटल वर्ल्ड, ट्रेड वॉर एंड फायर इन अमेजन फॉरेस्ट। इसके अलावा जो अब अगला समिट होना है 2020 का, उसके लिए USA का एरिया निर्धारित किया गया है जहां पर कि अगली समिट को होना है। अब इसके साथ ही अब हम इसको अगर कंक्लूड करना चाहें तो इस जो G7 है इसके बारे में अक्सर ये सुनने को मिलता है कि ये बहुत प्रभावशाली संस्था नहीं है, क्योंकि इसके निर्णय कभी भी बाध्यकारी नहीं हो सकते हैं। और प्रभावशाली इसलिए भी नहीं है कि जो वर्ल्ड है उसकी बहुत थोड़ी सी पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट करती है, और विश्व का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा है देशों का, जैसे कि कहना चाहिए जो दक्षिणी हिस्सा है पूरे विश्व का, उससे तो कोई भी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर है ही नहीं। और इसके अलावा जो दुनिया में बहुत बड़ी इकोनॉमीज बनकर अब उभर रहे हैं, जैसे भारत है, चाइना है, ब्राज़ील है, इनका भी कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर नहीं है। हालांकि जो मेंबर्स हैं G7 के वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और वो हमेशा ये
हमेशा इस पक्ष में है कि ये बहुत प्रभावशाली तरीके से अपने निर्णयों को इस संस्था ने लिया है और विश्व में उनका प्रभाव भी देखा गया है। जैसे टीबी, मलेरिया और एड्स को रोकने के लिए जो विश्व स्तर पर फंड की स्थापना की गई थी या उसका जो प्रारंभ किया गया था वो भी G7 के द्वारा ही किया गया। और बहुत सारे वैश्विक मुद्दों में इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, जिसकी वजह से करोड़ों लोगों की जान G7 ने बचाया है इसको 2002 के बाद से। लेकिन फिर भी अगर इस संस्था में देखा जाए तो आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी भी कंट्रीज एक मुद्दे पर या एक ही व्यू पॉइंट पर आकर एग्री नहीं करते हैं। जैसे इसी बार का अगर हम देखें तो ट्रंप वहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्री नहीं दिखे वहाँ के डिस्कशंस से, चाहे वो एनवायरनमेंट को लेकर चीज़ें रही हों या उनका तो इस बार बल्कि विशेष रूप से आरोप भी था कि अमेरिका के ऊपर विशेष रूप से भारी आयात शुल्क लगाया जा रहा है अमेरिका के सामान पे। तो यहाँ पर जब इसकी आलोचना की जाती है तो ये कुछ पॉइंट्स और भी सामने आते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे डिस्कशंस या जो सीरियस टाइप के डिस्कशंस होते हैं आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को लेकर, वो यहाँ पर नहीं होते हैं। यहाँ तो लोग सिर्फ जो बहुत रिच कंट्रीज़ के लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं गपशप करने के लिए या ओनली फॉर फोटो सेशन। ज़मीनी रूप से मतलब यहाँ पर कोई काम नहीं होता है, वो उनका टाइम पास है, आते हैं करके और चले जाते हैं। लेकिन फिर भी एक तरीके से इसके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। बस ये कहा जा सकता है कि इसमें थोड़े से सुधार की आवश्यकता है। नंबर ऑफ़ मेंबर्स इसमें इंक्रीज़ होने चाहिए, जिससे कि जो पार्टनरशिप है बाकी के वर्ल्ड की वो भी यहाँ पर बढ़े, उसका भी कंट्रीब्यूशन बढ़े, वो भी अपने मुद्दों को यहाँ पर डिस्कस कर पाए। और थोड़ा सा जो यहाँ पर मतभेद रहते हैं उसमें भी थोड़ा कमी आने की ज़रूरत है और एकजुटता के साथ अगर ये काम करे तो ज़्यादा सकारात्मक रूप से, ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से काम कर पाएगी, जिससे कि जो पर्यावरण है या राजनीतिक है या आर्थिक मुद्दे हैं जो भी हैं उन पर एक गंभीर या सीरियस टाइप का डिस्कशन यहाँ पर किया जा सकता है। इसके बाद अगर एक और चीज़ हम यहाँ पर देखें कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने ये सजेशन दिया है कि कुछ और कंट्रीज़ को G7 में इंक्लूड किया जाए, जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, रशिया। तो ये G10 या G11 के रूप में बनकर सामने आए। तो यहाँ पर हालांकि जो रशिया है, रशिया को दोबारा से मेंबर बनाने के लिए ट्रंप हमेशा से वकालत करते भी रहे हैं और अब भी उन्होंने इस चीज़ पर जोर दिया है कि और कंट्रीज़ को यहाँ पर शामिल किया जाएगा। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये G7 रहता है या G7 के बाद इसमें मेंबरशिप में कुछ चेंजेस आते हैं या नहीं आते। और फिलहाल कोरोना की वजह से ये भी हमें देखना है कि 2020 का समिट प्रॉपरली हो पाता है या नहीं हो पाता है। चलिए, इसके साथ ही अगर मेरा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले आगे मेहनत करने के लिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर।